घेवर खाने वाली बहू से सास परेशान। रुबीना एक हलवाई वाली की बेटी थी जिसे घेवर खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने हर त्योहार पर घेवर ही खाया करती थी। दूसरी मिठाई तो मानो उसे भाती ही नहीं थी। कुछ ही वक्त में रुबीना की शादी सुमित से हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद अपने कमरे में आकर वो कहती है, आज इतना अच्छा दिन है, मेरी शादी हुई है और अभी तक मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। सुमित जी, आपको तो पता है ना कि मुझे घेवर का कितना शौक है। प्लीज मुझे घेवर खिला दीजिए, वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए घेवर मंगवाता हूँ। ये बोलते ही सुमित अपने दोस्त से रुबीना के लिए घेवर मंगवा लेता है, जिसे खाते हुए वो कहती है, हाय मेरे घेवर, उसके बिना तो लगता है जैसे मैं जी ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच सुमित जी, इसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम जितने चाव से खा रही हो मुझे तो पता चल चुका है कि तुम्हारा ये बहुत फेवरेट है। हाँ सुमित जी। अच्छा, अकेले अकेले ही खाती रहोगी या मुझे भी खिलाओगी? ओह माफ करना सुमित जी, लेकिन मैंने तो सारा घेवर खत्म ही कर दिया। बाप रे बाप, मैंने 2 घेवर मंगाए थे, वो भी इतने बड़े बड़े, और तुम अकेले ही खा गई। ओह हाँ सुमित जी। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन उठकर रुबीना अपनी सास के पैर छूती है। तभी सास माया कहती है, सौभाग्यवती बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो क्या बनाओगी? वो तो सरप्राइज है, आप बस खाने का वेट कीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये कहते ही रुबीना रसोई में जाकर घेवर बनाने लगती है, जिसके बाद उसे काजू बादाम से सजाकर कहती है, वाह वाह वाह, आखिरकार मैंने ये घेवर बना ही लिया। इसे खिलाकर मैं माजी और सुमित का दिल जीत ही लूंगी। और काजू पिस्ता डाल देती हूँ। ये कहते ही रुबीना टेबल पर घेवर लगाकर रख देती है और दोनों से कहती है, मैंने पहली रसोई में घेवर बनाया है, जरा चक्कर बताइए कैसा बना है। सुमित जी आप भी खाइए ना। अरे वाह, तूने पहली बार में इतनी मेहनत वाली चीज बनाई है, इसका मतलब तू बहुत मेहनती है, और घेवर देखकर लग रहा है कि तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अरे वाह बहू, सच में बहुत अच्छा बनाया है तूने। शुक्रिया माँ जी, और लीजिएगा और खाइए ना आप। आहा रुबीना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे ये घेवर बहुत अच्छा है, ऐसा घेवर मैंने पहले कभी नहीं खाया। देसी घी की खुशबू, वाह, क्या क्या आ रही है, वाह। थैंक यू सुमित जी। ये ले, आज तेरी पहली रसोई थी ना, तो ये तेरा शगुन है। आज से ये हार तेरा हो गया। अच्छा तू भी बैठ, अब खा ले घेवर। माँ जी इतनी से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बना कर लाती हूँ, तब तक आप दोनों ये वाला खा लीजिए। ठीक है बहू। ये कहते ही रुबीना रसोई में जाकर 7-8 घेवर बनाकर ले आती है और खाने लगती है। तभी माया उसे इतने सारे घेवर खाता हुआ देख कहती है, हाय हाय बहू, तू इतने सारे घेवर अकेले खा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारे खा रही हूँ। हाँ माँ, घेवर तो रुबीना के सबसे फेवरेट मिठाई है। अच्छा ठीक है बहू, खा ले। ये बोलकर माया चली जाती है। पर नई बहू का इस तरह से घेवर खाना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब ये सब रोज होने वाला था। 2 दिन बाद रुबीना फिर से घेवर बना लेती है और नाश्ते में देती है। तभी माया कहती है, अरे बहू ये क्या है, अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने घेवर बनाया था, आज फिर बना दिया। माँ जी आपको पता है ना ये मेरे कितने फेवरेट हैं, और 2 दिन पहले ही तो बनाया था, इसलिए मैंने आज नाश्ते में दूसरा फ्लेवर वाला घेवर बनाया है। अब क्या बोलूं अपनी नई बहू से, अगर इसका खाने का मन है तो खाने देती हूँ। रुबीना, मैं घेवर खाकर पक गया हूँ, मुंह बहुत मीठा हो गया है, कुछ चटपटा खाना है। सुमित जी अब आज वो सब तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि ये घेवर बनाकर मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं कल बना दूंगी आपके लिए। वक्त बीतता है। रुबीना बिना किसी झिझक के सुबह शाम घर में घेवर बनाती और खिलाती थी। इन चीजों से माँ बेटे दोनों परेशान हो चुके थे, इसलिए वो कभी कभी बाहर गोलगप्पे खा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन माया के दांत में दर्द होता है। तभी रुबीना उसके लिए घेवर बनाकर लाती है और कहती है, माँ जी आज मैंने अपने हाथों से मलाई घेवर बनाया और इतना सारा पिस्ता डाला है, जरा आप खाकर देखिए ना। बहू जब से तू शादी करके आई है, बस घेवर 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 ही बनाई जा रही है। अरे मेरे दांत भी दर्द होने लगे हैं,
और मेरे बेटे का तो पता नहीं क्या हाल कर दिया तूने। घर का सारा राशन पानी तू घेवर बनाने में लगा देती है। इतना पसंद है तो बाहर से खा ले। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो कैसे बोलूं? महीने भर चलने वाली चीनी तू 3 दिन में खत्म कर देती है घेवर बनाकर, और जब से 3 सिलेंडर भी आ चुके हैं। क्या चाहती है तू? घेवर बनाती रहे और मैं कुछ ना बोलूं? अब से इस घर में घेवर बिल्कुल नहीं बनेगा, समझी? अरे आजकल की लड़कियों को जेवर का शौक होता है, पर तुझे तो घेवर का है। सॉरी माँ जी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी जीभ का स्वाद लेते लेते आप दोनों का ख्याल ही नहीं किया। अब से मैं अलग अलग चीजें बनाऊंगी। ठीक है। शाम को खाने में मटर पुलाव दाल मखनी बनाती है, जिसे खाने के बाद उसकी सास कहती है, अरे वाह, तुझे ये सब भी बनाना आता है? माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। तू क्यों बैठी है? खाना खा ले तू भी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा ये खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस घेवर खाना है। माँ जी, मैं उनके साथ ही खा लूंगी। रुबीना कमरे में जाकर चक्कर काटते हुए कहती है, क्या करूं? बहुत भूख लग रही है और घेवर के बिना मैं रह नहीं सकती। मुझे अभी भी घेवर का ही ख्याल आ रहा है। अगर मैंने नहीं खाया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मिठाई वाली दुकान से घेवर ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ और तो मैं खा ही नहीं सकती। ये बोलते ही रुबीना दुकान से घेवर ऑर्डर कर लेती है और अपने रूम की खिड़की से घेवर लेकर बैठ जाती है और वो खाने लगती है। अब ये सिर्फ दिन का किस्सा नहीं था। रुबीना रोज रोज घर वालों से छुपकर 2-4 घेवर मंगाती और खाती। इस बीच वो अब बहुत मोटी हो चुकी थी, लेकिन घेवर खाना बिल्कुल नहीं छोड़ती है। एक दिन माया आवाज लगाते लगाते बहू के कमरे तक आ जाती है, जहाँ वो घेवर बैठकर खा रही थी। ये देखकर माया तिलमिला जाती है और कहती है, बहू, ये क्या है? मैंने तुझे घेवर खाने से मना किया था, फिर भी तू खाने लग गई। तभी मैं सोचूं, दिन पर दिन तू मोटी कैसे होती जा रही है। मेरे घेवर के डिब्बे बाहर से जो आ रहे थे, मेरे सामने तो तू खाना खाती नहीं थी। आए, एक चीज को इतना भी नहीं खाना चाहिए कि वो तुम पर इस कदर असर करे। तो माँ जी, मैं क्या करूं? घेवर खाना तो नहीं छोड़ सकती। कोशिश की मैंने, लेकिन बगैर घेवर खाए मैं नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने चुप छुप कर खाना शुरू कर दिया। आप मुझे कितना भी रोक लो, मैं तो खाऊंगी घेवर। ये देखिए। ये कहते ही रुबीना पास रखे हुए घेवर एक के बाद एक खाने लगती है, जिससे उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लो, हो गया नुकसान। मना कर रही थी, फिर भी मेरी किसको सुननी है। अब हो गया ना उसी घेवर से दर्द। मुझे जल्दी हॉस्पिटल तुझे लेके जाना होगा। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। कुछ ही देर में माया अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करने की कुछ देर बाद कहता है, देखिए, हद से ज्यादा घेवर खाने से ये डायबिटीज का शिकार हो चुकी है और मोटापे की वजह से इनमें अंदर ही अंदर कमजोरी आ गई है। अगर अब ये और मीठा खाती तो इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं खाएगी ये। सुन लिया ना बहू तूने? अगर मन कर रहा है तो बता दे, घेवर ले आऊं तेरे लिए? नहीं नहीं माँ जी, आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगी घेवर। घेवर तो क्या, मैं कोई और मिठाई भी नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। इस तरह रुबीना को अकल आ जाती है और वो हमेशा के लिए घेवर खाना छोड़ देती है। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की 2 सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगा कर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थी। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहां पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है।
आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा ससुरा, हम तो कंफ्यूजी आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है, इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है, मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी माँ और ई औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते हैं। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है, ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है, मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी, देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं,
खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी राहगीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं, इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है, न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। लंबी नाक वाली बहू। दूर दराज बसे सोम सरोवर गांव में फूलवती अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। कुछ ही दिन में अमन की शादी अनिका नाम की एक लड़की से तय हो जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर फूलों और लड़ियों से जगमग हो रहा था। अरे अमन बेटा, अभी तक तूने सेहरा भी नहीं सजाया। अरे दूल्हे का सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की माँ का होता है ना, भूल गई आप। फूलवती अमन के सर पर सेहरा सजाते हुए बुदबुदा कर कहती है, दुल्हन के घर वाले हमारी ही बाट जो रहे होंगे। थोड़ी देर में बारात दुल्हन के दहलीज पर कदम रखती है, जहां घूंघट की आड़ में मंडप में बैठी अनिका की लंबी नाक के चलते उसे फौरन ही पास रखे लड्डू की महक आती है और अनिका अपने मन में कहती है, अरे ये तो मेरे मन पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू हैं। क्या करूं मैं अपनी इस लंबी नाक का, जिसे पल भर में किसी भी चीज की महक मालूम पड़ जाती है। अनिका को ऐसे घूंघट में बड़बड़ाता देख अमन कहता है, अरे अब इसे क्या हो गया, जाने घूंघट में कौन सा मंत्र पढ़ रही है। कुछ ही पलों के बाद वेद मंत्रों के साथ अमन और अनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इसके बाद अनिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां फूलवती कहती है, बहू अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाकर इस कलश को घर में गिराकर गृह प्रवेश कर। जैसे ही अनिका अपना कदम बढ़ाती है, अचानक उसे जोरदार छींक आती है, जिसके साथ उसकी लंबी नाक से उसका घूंघट हट जाता है। ये देख मोहल्ले की सारी औरतें हंसी ठिठोली करने लगती हैं। अरे फूलवती, तुहार बहुरिया के छींक में तो बहुत जोर है। केसरी गलत बोल गई तू, बहू के छींक में नहीं बल्कि उसकी इस लंबी नाक में दम है, जिसने उसे पर्दे से बेपर्दा कर दिया। घर आई नई नवेली बहू का मजाक बनता देख फूलवती पड़ोसन पर बिगड़ते हुए कहती है, बस करो, अपने काले पीले दांत चमकाना है। क्यों री केसरी, कभी देखा है अपनी नाक को? एकदम पालक के पकौड़े जैसी है। और तू सितारा, तेरी नाक देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तू चीन नेपाल से छूट कर आई है। अरे खड़ी नाक है मेरी बहू की, जो उसके खूबसूरत चेहरे में चार चांद लगा रहा है, इसीलिए जल भुन रही हो तुम सब। फूलवती की बोली सभी औरतों की बोलती बंद कर देती है।
जिसके बाद सभी औरतें नाक भौं सिकोड़कर अपने घरों का रुख कर लेती हैं और अनिका कहती है, अरे वाह सासू माँ, मुझे तो लगता था कि सास मोगेम्बो होती है, मगर आप तो मदर इंडिया निकली। हाँ हाँ ठीक है, अब बस कर अपनी सास का बखान करना और जा आराम कर ले, ये भारी भरकम जोड़ा पहनकर थक गई होगी। अनिका अपने पति अमन का हाथ थामकर कमरे में चली जाती है, जहाँ अमन उसे छेड़ते हुए कहता है, मेरी प्यारी बीवी, बचपन में किसी ने तुम्हारी नाक के साथ खींचातानी की थी क्या? नहीं तो, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी नाक जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबी है, एकदम हाथी के सूंड के जैसी। अरे नाराज मत हो, बस तुम्हें छेड़ रहा था। उस पल दोनों दंपति अपने शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत करते हैं। अगली सुबह अनिका की आंख खुलती है। आज ससुराल में पहला दिन है। वो भोर सवेरे फुर्ती के साथ कामकाज निपटाकर नहा धोकर रसोई घर के भीतर आकर चूल्हा चढ़ाई रस्म को पूरा करती है। फिर एकाएक फूलवती रसोई घर में आकर कहती है, अरे मेरी बहू रानी, कढ़ाई में नाक डुबाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो बस हलवे का स्वाद भांप रही थी। मेरी भाग्य लक्ष्मी, बहुत स्वाद का अंदाजा नाक से नहीं मुंह से लगता है, वो भी चक्कर, नाक डुबा कर नहीं। शायद आपको मेरी लंबी नाक की क्वालिटी का अंदाजा नहीं माँ जी, ये 3 कोस पर बनने वाली चीजों की खुशबू को भी झट से भाप जाती है। अरे हाँ हाँ, तू जीती मैं हारी, अब ठीक है। बहू, कल की तरह अपनी इस लंबी नाक से छींक मत मार देना, वरना हलवे को रायते में बदलते देर नहीं लगेगी। थोड़ी ही देर बाद अनिका अपनी सास और पति को बनाया हुआ हलवा परोसती है। ये लीजिए माँ जी, बहू का बना हलवा चखिए। हलवा खाकर फूलवती अपनी लंबी नाक वाली बहू का बखान करती हुई कहती है, वाह बहू, क्या मजेदार हलवा बनाया है, तू तो रूपवती के साथ गुणवती है। दोनों सास बहू की अच्छी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन सप्ताह और सप्ताह एक महीना भर में गुजर जाता है। एक शाम अनिका रसोई घर में दाल बना रही थी, तभी उसकी लंबी नाक में खुशबू आकर समा जाती है, जिसके साथ उसकी नाक हाथी के सूंड जैसी उभर जाती है। ये खुशबू तो मेरे पसंदीदा मालपुए की है, अब तो मेरे कदम चाहकर भी नहीं रुक सकते। अनिका झटपट से दौड़ती भागती पड़ोस में रहने वाली केसरी के घर आ जाती है। उसे देख केसरी हैरानी भरा अंदाज जताकर कहती है, अरे फूलवती की बहुरिया, तू हमारे घर काहे वास्ते धरना देवे आई है? केसरी काकी, आपने जो मालपुए बनाए हैं वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। इस पर केसरी कहती है, अरे इके कैसे पता चल गवा कि हम मालपुआ बनाई हैं? अरे तू का गलत फहमी हुई है बाउरिया, हम कुछ ना ही बनाते हैं, देख चूल्हा भी उदास पड़ा है। केसरी काकी, मेरी लंबी नाक ने आपके मालपुए की खुशबू को अपने भीतर में समा लिया है, वो मालपुए मुझको दे दो चाची, इसी में आपकी खैरियत है। अरे अजीब किस्म की जबरदस्ती करे हमारे घर में है, शोले का शूटिंग चलत है का, जो मालपुए ना ही देव तो तू सुरपनखा बन जाई है। अनिका केसरी के सामने सारे मालपुए चट कर जाती है। ऐसे ही हर एक दिन गुजरते जाते हैं। अनिका की लंबी नाक उसके खातिर अनेकों अड़चने पैदा करती जाती है। तभी वो मोहल्ले की औरतों के घर के खाने की महक से मोहित होकर उनका बनाया खाना हजम कर जाती, तो कभी राह चलते लोग उसकी लंबी नाक को देख निहारा करते थे। इतना होने के बावजूद भी अनिका को कोई परवाह नहीं थी। फिर एक शाम दोनों सास बहू सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं, जहाँ अनिका कहती है, सासू माँ, भाजी तरकारी बाद में खरीदेंगे, मेरी नाक को मोमोज की खुशबू आ रही है। दोनों सास बहू मोमोज की दुकान पर आ धमकती हैं, जहाँ अनिका कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा चटपटे मसालेदार मोमोज खिलाना। दुकानदार उसे जैसे ही मोमोज से भरा प्लेट थमाता है, तेज खुशबू से अनिका की लंबी नाक इस बार रिकॉर्ड तोड़ देती है। जैसे जैसे वो मोमोज खाती, उसकी नाक सूंड जैसी उठ जाती, जिससे आसपास के लोग बिना पलक झपकाए उसे निहारने लगते हैं। अरे मेरी सुर्पनखा बहू, अपनी नाक को संभाल, सभी मंडली में जमा कर तुझे ही टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सासू माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी लंबी नाक वाली बहू मशहूर होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जिस पल आपकी बहू का नाम मेरी लंबी चौड़ी नाक की वजह से गिनीज बुक में दर्ज होगा। हे ईश्वर,
कैसी बहू पल्ले पड़ी है, इसकी ये लंबी नाक आज मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। इस तरह अंत में फूलवती अपनी बहू की लंबी नाक से परेशान होकर थक हार कर बैठ जाती है, जिसके कुछ देरी बाद अनिका की भूख शांत होने के साथ उसकी सूंड जैसी लंबी नाक भी जगह पर आकर बैठ जाती है। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ एकदम, मगर पहले ही तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन 1 सिक्का दिया करते थे। मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिमटिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी किन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं। अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिमटिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंद कर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो, तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिमटिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था?
ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको याद है काकर ने हमें आशीर्वाद दिया था, ये जादुई बर्फी उसी का फल है। दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं, जहां रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन है? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ। ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा। बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है। क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिमटिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अनाथ भाई बहन का बर्गर व्यापार। शारदा शहर की पुरानी पिछड़ी बस्ती में अपने 10 बरस के बेटे सोनू और 15 बरस की बेटी मानवी के संग रहा करती थी। एक रोज अचानक उसने सदा की खातिर आंखें मूंद ली, जिसके साथ उसके बच्चों पर दुख का बड़ा मंजर छा गया जब उनकी मां कच्ची उम्र में उन्हें छोड़ गई। दोनों उसके शव पर माथा रखे रो रहे थे। माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है। माँ उठो ना। मानवी दीदी, माँ बोलती क्यों नहीं? माँ। सोनू उसे खूब झकझोरता है, मगर शारदा टस से मस नहीं होती। तभी मानवी कहती है, माँ हमको हमेशा के खातिर छोड़कर जा चुके हैं सोनू, हम अनाथ हो चुके हैं।
शारदा की आंखें बंद हुए देर नहीं हुई थी कि उसी पल बस्ती का मालिक धनी सेठ उन्हें घर से निकाल बाहर करता है। आप हमें हमारे घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ ने आपका किराया भरा तो था। लालची धनी सेठ गुस्से से भौएं चढ़ाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए दबदबा जाहिर करता हुआ कहता है, अरे ये घर तुम्हारे बाप का नहीं यतीमो, चलो दफा हो जाओ। और हाँ, आइंदा इस बस्ती में दिखाई मत पड़ना, वरना टांगे तोड़कर रख दूंगा। दोनों भूख से बेहाल रोते बिलखते हुए एक सड़क किनारे चलने लगते हैं। तभी मानवी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो पहले ही माँ को छोड़कर गए थे, अब हमारे सर से माँ का साया भी उठ चुका है। मेरे भाई की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। चलते चलते वे दोनों एक बर्गर वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख बर्गर वाला कहता है, अरे कहो बच्चों, कौन सा बर्गर खिलाऊं, आलू का या पनीर का? मुझे पनीर का बर्गर खाना है। वो झटपट से 2 बर्गर तैयार करके दोनों भाई बहन को खाने को दे देता है। थोड़ी देर बाद, हाँ चलो अब मेरे पैसे लाओ। अंकल, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे तो फिर बर्गर कैसे ठूंसा? हम भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास हमारे खातिर कोई काम है तो बताइए, हम सारा काम कर देंगे। ये सुन बर्गर वाला अपने मन में विचार करके कहता है, अरे मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कम पगार में दोनों भाई बहन से अधिक काम कराऊं तो कैसा रहेगा? उस रोज से दोनों भाई बहन बर्गर वाले के ठेले पर काम करने लगे थे। नन्हा सोनू प्लेट धोया करता तो वहीं दूसरी ओर मानवी दिन भर बर्गर तैयार किया करती। तब जाकर उन्हें एक बर्गर खाने को मिलता। तकरीबन 1 महीना यूं ही गुजरने को आ जाता है और मानवी कहती है, आज 1 महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार? हाँ, ये रहा तुम दोनों भाई बहन का 1000 रुपया महीना। उस पैसे को देखकर मानवी बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, इतने कम पैसे में तो बर्गर का बड़ा काम करना बड़ा ही कठिन है, मगर मैं छोटी सी शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कहते हैं ना, अक्सर छोटे कदम बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। ऐसा ही सोचकर मानवी बर्गर बेचकर एक शुरुआत करती है। सस्ती बर्गर, आओ आओ और खाओ, एकदम ताजा मजेदार चटकेदार बर्गर। दोनों बच्चों की बोली सुनकर रुबीना नाम की एक लड़की उनके ठेले पर आकर कहती है, अरे बेटा, जरा एक पनीर बर्गर तो देना। मानवी खुश मन से उसे बर्गर बनाकर देती है, जिसे खाते ही रुबीना उसकी सराहना करते हुए कहती है, वाह, क्या बेहतरीन बर्गर बनाया है तुमने। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट बर्गर नहीं खाया था। इतनी कम उम्र में इतना नपा तुला हाथ काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया आंटी जी। भाई बहनों के बर्गर की कम कीमत देखकर बर्गर खाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ हर पल के साथ उनके पास बढ़ती जा रही थी, जिससे मानवी को विशेष कमाई होना शुरू हो चुकी थी। मानवी एक भाड़े के घर में अपने भाई के साथ रहने लगी थी। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरी बर्गर का ठेला अच्छा जम चुका है। अब मैं अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकती हूँ। 15 साल की मानवी अपने भाई का दाखिला कराती है। अब धीरे धीरे सोनू के भीतर भी होशियारी समाने लगती है। एक रोज वो कहता है, मानवी दीदी, अब से मैं भी आपके बर्गर के इस काम में हाथ बटाऊंगा। सोनू के स्कूल जाने के बाद मानवी अकेले ही बर्गर तैयार करती थी, मगर जिस दिन सोनू की छुट्टी हुआ करती, सोनू अपनी बहन के साथ मिलकर बर्गर बनाया करता था। मानवी दीदी, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अच्छा, तो क्या ख्याल आया है मेरे राजा भैया के मन में? आप दिन भर एक ही जगह बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी रहती हैं। इससे तो भला है कि हम अपने बर्गर के ठेले को लेकर गांव-गांव घूमें, ताकि जिन लोगों तक बर्गर का स्वाद नहीं पहुंचा है वो भी इसे खा सकें, ताकि हम भाई बहन और अच्छा कमा सकें। सोनू के व्यापारी सोच से मानवी के बर्गर को और ज्यादा पहचान बटोरने का राह खुल चुकी थी। वो ठेले को लिए एक गांव के भीतर आते हैं, जहां सोनू कहता है, बर्गर, एकदम सस्ता मजेदार बर्गर खाओ, आओ आओ प्यारे दोस्तों। सोनू की आवाज सुन झुमरी नाम की औरत उसके पास आकर कहती है, का हो बचवा, ये टनाटन बोली के साथ का बेचत हो? अरे ये तो डबल रोटी है। काकी, ये डबल रोटी नहीं, इसे बर्गर कहते हैं। एक बार खाकर देखिए, ना पसंद आए तो भले 1 पैसे मत देना। मानवी की बोली से लोभ में आकर झुमरी बर्गर खाकर कहती है, अरे वाह, गजब चचा, ये लपेटुआ भाजी रोटी का स्वाद तो बहुत नेक है। एक तो और ही देना। सोनू, मानवी एक और बर्गर उसे देती है, जिसके बाद गांव के और भी लोग उसके पास आ जाते हैं
और वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। अपनी दीदी की मदद करो, जल्दी से मुझे टमाटर प्याज के बारीक टुकड़े काट कर दो। मानवी झटपट से आलू की गोल टिकिया तवे पर तैयार करके तेज तरार अंदाज में कई बर्गर तैयार करके लोगों को खाने को देती है, जिससे दोनों भाई बहनों की वाहवाही छा जाती है। उस सांझ दोनों बेहद ही जल्दी घर लौट आते हैं, तकरीबन 2 महीने बाद। अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, साथ ही मुझे अब काफी तरह के बर्गर बनाना भी आ चुका है। क्यों ना मैं बर्गर का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दूं, क्योंकि सोनू भी मेरा हाथ बटाने लगा है। मानवी एक खाली पड़ी दुकान को खरीद कर उसे रेस्टोरेंट में बदलकर बर्गर बेचना शुरू कर देती है, जहां अमीर तबके के लोग आकर उनके बनाए बर्गर खाते थे। अगर मुझे अपने बर्गर का दाम बढ़ाना होगा तो उसकी गुणवत्ता भी और ज्यादा बढ़ानी होगी, ताकि जिसके खातिर अब मुझे अपने बर्गर में चीज की मात्रा के साथ शिमला मिर्च शामिल करनी होगी, ताकि लोगों को कुछ नया टेस्ट करने को मिले। बर्गर में हुए बदलाव से मानवी का रेस्टोरेंट खूब फलता है। रेस्टोरेंट में आई आशना नाम की एक लड़की उससे कहती है, तुम्हारी बनाए बर्गर सचमुच बहुत टेस्टी हैं, मगर अगर तुम अपने इन बर्गर के साथ गोलगप्पे और टिक्की शामिल कर दो तो भविष्य में तुम्हारा बर्गर का रेस्टोरेंट कभी छप नहीं होगा, बल्कि आसमान की बुलंदियां चढ़ता जाएगा। आशना के जाने के बाद सोनू कहता है, मानवी दीदी, मेरी कक्षा अध्यापिका कहती है कि एक चीज पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक बार बर्गर के साथ गोलगप्पे शामिल करके देख लेते हैं। अगले दिन से मानवी बर्गर के रेस्टोरेंट में गोलगप्पे शामिल करती है, जिससे उसके रेस्टोरेंट की हर एक टेबल पर लोगों की भरमार थी, जिसे देख मानवी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देख रही हो माँ, जिन बच्चों को लोगों ने अनाथ यतीम कहकर दुत्कार दिया था, आज वो दोनों बर्गर का व्यापार करके फर्श से अर्श पर आ चुके हैं। दोनों भाई बहनों की बड़ी सोच और बर्गर के बड़े व्यापार से उन्हें बेधड़क कमाई होती है, जिससे मानवी बड़ा सा घर बार खरीद कर अपने भाई को बेहद अच्छी परवरिश देती है और बर्गर के रेस्टोरेंट के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी कर लेती है। ये थी हमारी अनाथ भाई बहनों के बर्गर व्यापार की कहानी।